5 फरवरी 2013 को धर्म संसद का आखिरी दिन था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर था जब 10,000 से अधिक दांडी साधु संतों की उपस्थिति में एक दिव्य और अद्भुत क्षण आया। अचानक ही असंख्य चिमटों की आवाज गूंजने लगी। यूं लगा कि मानो आकाश में बिजली कौंधी हो। तभी एक अदृश्य शक्ति से यह संकेत मिला कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि संघ और साधु समाज की मानसिक स्वीकृति का परिणाम था, जो उस समय मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका था। उसे बाल ये लगा कि मानो ये संकेत प्रकृति ने स्वयं दिया हो, ये और कालचक्र ने इसे शाश्वत स्वरूप प्रदान किया हो। अगले ही वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय राजनीति में एक नवीन युग का अभ्युदय हुआ। अब हम 2025 के दौर में हैं, जब मोदी का कार्यकाल कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बन चुका है। 75 वर्ष की आयु की ओर बढ़ते मोदी के भविष्य के बारे में देश और दुनिया में चर्चा का दौर जारी है। ये सवाल हर किसी के मन में है कि उनके बाद भारतीय राजनीति की कमान किसके हाथों में होगी। क्या मोदी का उत्तराधिकारी कोई और होगा या फिर भाजपा और संघ को एक नया नेतृत्व मिलेगा। इसी बीच 2024-25 के चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में जो हलचलें उठ रही हैं, उन्होंने इस सवाल को और अधिक प्रखर कर दिया है। भाजपा और संघ दोनों ही इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आम जनता में भी विशाल समुद्र की लहरों की ही तरह ये सवाल गूंज रहा है। 27 जनवरी को प्रयागराज में होने वाली धर्म संसद, जिसमें देश के प्रमुख नेता और संतगण एकत्रित होंगे, ये निर्णायक क्षण साबित हो सकता है। संभावना है कि ये अवसर न केवल मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में भविष्यवाणी करने वाला होगा, बल्कि ये भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय के प्रारंभ का शंखनाद भी हो सकता है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का प्रयागराज में पवित्र संगम पर स्नान करने का कार्यक्रम पहले ही घोषित हो चुका है, जो इस ऐतिहासिक क्षण की महत्ता को और भी अधिक बढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस धार्मिक अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयागराज में विशेष रूप से उपस्थित है। उनकी उपस्थिति और धार्मिक आस्था इस क्षण को और भी अधिक अभूतपूर्व बनाएगी। ये दृश्य भारतीय राजनीति के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य का प्रतीक है, जहां एक और संघ और भाजपा के भीतर नेतृत्व के लिए चिंतन और विश्लेषण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर धर्म और राजनीति का संगम एक नए मार्ग का निर्धारण कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और देशोन्नति में आपका स्वागत है। पिछले कुंभ मेले में जहां राजनीति और धर्म का संगम हो रहा था, संघ की भागदौड़ साफ तौर पर महसूस की जा सकती थी। संघ, जो हमेशा से अपने मौन और महत्वपूर्ण निर्णयों में विवेकशीलता के लिए प्रसिद्ध है, इस बार सीधे तौर पर सक्रिय दिखा था। संतों के विभिन्न वर्टिकल्स से ये विचार पक्का हो चुका था कि अब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी जी का समय समाप्त हो चुका है और अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में लाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संघ चाहता था कि धर्म संसद से भी एक तरह का औपचारिक एंडोर्समेंट मिले, ताकि मोदी के नेतृत्व को समाज के सभी हिस्सों से स्वीकार्यता मिल सके। लेकिन संघ चालक के एक बयान ने सारे समीकरणों को हिला दिया, जब उन्होंने कहा, मंझी में मंदिर मत ढूंढो। इस बयान के बाद संत समाज में खासा असंतोष फैल गया। कई संतों और कार्यकर्ताओं ने संघ चालक पर तीव्र आलोचनाएं की और ये शायद संघ की स्थापना के बाद का पहला मौका था जब संघ चालक पर इस तरह के सार्वजनिक हमले हुए। ये अजीब स्थिति थी, क्योंकि संघ पर हमला पहले भी विरोधियों की ओर से होता रहा है, लेकिन जब बीजेपी के नेता और बाबा रामदेव जैसे लोग भी संघ चालक पर टिप्पणी करने लगे, तो ये साफ था कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वर्तमान कुंभ का पूरी तरह से श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिनके नाम की गूंज पिछले दिनों अखबारों की सुर्खियों में छाई थी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नई दिशा पकड़ ली है और अब ये सवाल उठने लगा है कि यदि मोदी के बाद सत्ता की बागडोर योगी के हाथों में जाती है, तो फिर अमित शाह का क्या होगा? क्या संघ के भीतर योगी और अमित शाह के बीच कोई संघर्ष है? और क्या संत समाज इस स्थिति को स्वीकार करेगा?
धर्म संसद में संघ का कोई स्पष्ट पक्ष नहीं दिख रहा है और इस त्रिकोण में संघ कहीं भी सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। संघ की रणनीति हमेशा से एक अप्रत्यक्ष मार्ग पर चलने की रही है, लेकिन ये स्थिति इस बार कुछ अलग नजर आ रही है। संघ अपनी भूमिका तो निभा रहा है, लेकिन वो किसी को नेतृत्व में सामने नहीं लाना चाहता। ये साबित करता है कि संघ हमेशा से अपने काम करने के तरीके में चुपचाप काम करता आया है और कभी भी किसी एक व्यक्ति के नाम को प्रचारित करने की कोशिश नहीं करता। हालांकि अब जब पूरा वातावरण संघ और उसके नेताओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये सवाल उठता है कि संघ के भीतर क्या कोई अदृश्य संघर्ष है, और यदि योगी आदित्यनाथ का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जाता है तो क्या संघ इसके पक्ष में खड़ा होगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि संघ का असली उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति और समाज को अपनी विचारधारा के अनुरूप ढालना है। इसी कारण से वो अपनी भूमिका को पर्दे के पीछे रखते हुए दूसरों से काम करवाता है। यह सिद्धांत फिर से साबित होता है कि संघ की ताकत हमेशा उसकी चुप्पी और आंतरिक सामंजस्य में रही है। कुंभ मेला, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण आयोजन है, इस बार कुछ खास महत्व रखता है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पवित्र संगम में स्नान करने जाएंगे और ये वही दिन है जब 2013 में धर्म संसद के दौरान चिमटा बजने की घटना हुई थी, जो भविष्यवाणी के रूप में गूंज उठी थी कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस ऐतिहासिक संयोग में कुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर जब हम ये देखें कि वर्तमान में भारतीय राजनीति के शीर्ष नेताओं के बीच कई चर्चाएं चल रही है। हालांकि धर्म सांसद की तारीख अभी तक निश्चित नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच कुछ प्रमुख तिथियां सामने आई है। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। परंतु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो तारीख तक की घोषणा की है वो 27 जनवरी है, जब धर्म संसद आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। इस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये स्पष्ट हो सकता है कि भविष्य की राजनीति में कौन सा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनेगा। ये दिन अहम है क्योंकि इस तारीख पर होने वाली चर्चाओं और निर्णयों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मोदी के बाद कौन भारतीय राजनीति की कमान संभालेगा। 27 जनवरी को कुंभ में एक निर्णय होने की संभावना है, जो आगामी वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा को निर्धारित कर सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या योगी आदित्यनाथ को भारतीय राजनीति का अगला नेतृत्व सौंपा जाएगा या फिर किसी और नेता को इस मुकाम पर देखा जाएगा। आपको क्या लगता है, मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? कृपया अपनी राय कमेंट में साझा करें और देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नति न्यूजवर।